हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक हिंदी का आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा एक टॉपिक होता है अलंकार का। आज हम वो अलंकार का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब एक्चुअली होता है आभूषण। ठीक है, जिस तरह से किसी चीज़ को सजाना दजाना। तो जब जो कवि होते हैं वो अपनी कविता को किसी शब्दों के द्वारा या किसी तरह की राइमिंग द्वारा सजाते हैं तो उसको हम अलंकार कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है? प्रॉपर परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। मतलब कि जो भी कविता लिखी गई या जो भी चीज़ किसी कवि ने लिखी उसकी सौंदर्यता मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह स्वर्ण आदि से आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उस तरह काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। मतलब कि जिस तरह आप गहने पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, आपका लुक बढ़ जाता है, उसी तरह से अलंकारों का प्रयोग करने से जो कविता की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। अलंकार आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? जहाँ शब्दों के चमत्कार के कारण शोभा बढ़ती है। मतलब कि किसी कविता को सुंदर बनाया जाता है तो उसके शब्दों के द्वारा शब्दों में कुछ फेरबदल ऐसा किया जाता है जिससे कि वो कविता और सुंदर लगने लगती है। इसके भी हमारे पास तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। वहां पर ऊपर हमने क्या पढ़ा? शब्दालंकार, जहाँ पे शब्दों में जरा भी चेंज करने से काव्य में सुंदरता की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अर्थालंकार में जहाँ अर्थों के अंदर चेंज करने से या अर्थों का इस तरह से मतलब निकले कि उसकी शोभा बढ़ जाए, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब शब्दालंकार के जो 3 हमने पढ़े थे पहले इसे पढ़ लेते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि जिसमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। आप देख सकते हो, इसमें मैं लिख देती हूँ, जिसमें एक ही वर्ड रिपीट होता है बार बार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे लॉकडाउन में लड़के लालची हो रहे हैं। यहाँ पर ल शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, तो ल शब्द बार बार आ रहा है तो उसमें अनुप्रास अलंकार लग सकता है। देखो यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, किसकी? ल की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से यमक अलंकार होता है जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसके मतलब अलग अलग होते हैं, तो यमक अलंकार होता है। यानी कि सेम शब्द होएगा, 2 बार आएगा, लेकिन जो मीनिंग है उसका वो हर बार अलग अलग होगा। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा को एक शब्द में और याद किया जा सकता है। जैसे यमक का अर्थ होता है 2 या फिर जोड़ा। तो यमक को आप अगर 2 की तरह याद रखेंगे तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें एक शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक ही शब्द रिपीट होगा लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होंगे। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा और यहाँ पर भी घटा है, लेकिन एक घटा का मतलब क्या है? एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घट जाना। यहाँ पर भी ऐसे, जहां पर भी ऐसा कोई वाक्य आता है वहां पर यमक अलंकार यूज होता है। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं। मतलब कि यहाँ क्या था? यहाँ एक शब्द 2 बार आ रहा था पर उसके अर्थ अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द में कई सारे मीनिंग चिपके होते हैं। ठीक है, श्लेष का मतलब चिपकना समझ लो आप। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। श्लेष का मतलब चिपकने का मतलब है कि एक ही शब्द में 2 मीनिंग चिपके होते हैं। वो एक ही बार आएगा लेकिन उसमें मीनिंग एक से ज्यादा होंगे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। इसमें 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं निकलता। ठीक है, एक तो गन्ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं निकलता। और दूसरा मतलब क्या निकलता है? जब 2 लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तो प्रेम का वो रस नहीं रह जाता। तो मतलब यहाँ पर शब्द एक ही है गांठ, लेकिन मतलब इसके 2 तरह से निकलते हैं। एक तो गन्ने की गांठ का मतलब निकल गया और दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर रस है तो गन्ने का मतलब हो गया। और ये जानत सब कोई में यहाँ पर गांठ की बात हो रही है तो कहाँ बात हो गई? रिश्तों की बात होगी कि रिश्तों में जब गांठ आ जाती है तो वहाँ वो मतलब नहीं रह जाता। इस तरह जहाँ भी आपको कोई शब्द नजर आता है वहां पर श्लेष अलंकार लगेगा।
अब हमारे पास दूसरे अर्थ अलंकार आ जाते हैं। अर्थ अलंकार में ये आपके अलंकार थे। इसमें आपका आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा का सरल अर्थ होता है तुलना। मतलब उपमा का मतलब है जहां पर भी उपमा आ जाए वहां समझ लो आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब तुलना करनी है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना उनके एक स्वभाव की वजह से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार आ जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे है? पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपर के पत्ते की तरह मंडोल गया। अब सरिस का मतलब कहा कंपैरिजन करने के लिए डाला है, तो इसमें राजा दशरथ का मन पीपर पात यानी कि पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। ऐसे में आप उपमा अलंकार इस्तेमाल करेंगे। तो पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, यानी कि मन को किससे कंपेयर कर दिया? पीपल के पत्ते से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन आ गया, यहाँ पर तुलना हो गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। इस तरह रूपक अलंकार में क्या होता है? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ तो आपने कंपैरिजन किया। जहाँ जब आप तुलना करते हैं तो उसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी तरह, जैसे सरिस है, उसने आपने तुलना करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर रूपक अलंकार में क्या कहते हैं? वहां पर तुलना कर देते हैं, वहां पर उसको उसके बराबर ही रख देते हैं। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ पर चांद को क्या बना दिया? चांद को खिलौना ही बना दिया। यहाँ पर तुलना नहीं करते हैं, यहाँ पर उसको उस शब्द में बदल देते हैं। यानी कि चांद, इसका अर्थ ये है कि माँ मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, ऐसे स्थान पर आप मतलब कि मुझे चांद का खिलौना चाहिए, आप मुझे चांद का खिलौना ला के दो, इसका मतलब ये है। तो उन्होंने चांद को क्या बना दिया? खिलौना बना दिया। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा तारीफ कर दी उसकी कि चांद का खिलौना अपने बच्चे को उन्हें चाहिए, तो उन्होंने चांद का खिलौना बना दिया। यहाँ पर उन्होंने तुलना नहीं की है, यहाँ पर उन्होंने सीधा उसको बता दिया, उसकी तारीफ कर दी। इस तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में जब दो चरों के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है, दूसरे को उपमान कहा जाता है। अब यहाँ पर भी तुलना थी और यहाँ पर भी तुलना थी, लेकिन यहाँ पर तुलना जब करते हैं तो उसकी जो एग्जाम्पल है, उसकी पहचान है, उसकी पहचान आती है आपको ये शब्द मनु, मानो, जनु, जानो। ये शब्द जहां भी आएंगे ना वहां आप समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार वाला ही एग्जाम्पल दिया है, पीपर पात सरिस मंडोला। लेकिन इससे ज्यादा आप ये वाला देखो एग्जाम्पल, नेत्र मानो कमल है, यानी कि नेत्र को मान लो कि जैसे कमल है। ऐसा एग्जाम्पल और भी एक बताते हैं, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो, यहाँ पर भी मनु मानो और जनु जानो आपको दिखेगा ना, आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि जहाँ पर मनु मानो जनु जानो ज्यों करके आपको दिखेगा वहां पर आपको मान लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जिस जगह आपको एक्चुअली उपमा का तुलना करता हुआ दिखाई दे वहां पर आप उपमा अलंकार लगाएंगे। दोनों में ही तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना करने के लिए ये वाले वर्ड होते हैं जिसको देखकर आप पहचान सकते हो कि ये उपमा अलंकार नहीं है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जैसे पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जहां पर ज्यों लगा हुआ है, मैंने आपको ज्यों बताया था, तो ज्यों जहां पर भी आए समझ लो आप उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें बादल की तुलना दामाद से की गई जो शहर से गांव में आया। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का सही तरीका है, जिस वाक्य में जानू मानू निश्चय ज्यों आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वही बात जो मैंने आपको अभी भी बताई थी। अगला आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जब कोई वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बच्चों, सिंपल मतलब है जब बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है, मतलब ऐसा असल में है नहीं, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है जिससे कि जो असलियत में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आगे नदियां बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पर बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, जैसे कि आगे बहुत बड़ी नदी है, अब घोड़ा कैसे पार उतरे, राणा ने जब तक इतनी देर में सोचा तब तक तो वो घोड़ा कूदकर पूरी नदी को पार कर गया, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार लगाकर इसको इस तरह बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि उसने वो नदी इतनी बड़ी पार कर ली, तो अतिशयोक्ति अलंकार लग जाता है। ठीक है, ये आपका लास्ट अलंकार आ जाता है। लास्ट अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि किसी भी चीज की तुलना मानव से कर दी जाती है, किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी सजीव वस्तु की तरह की जाती है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि जहां काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध और क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कि
चाहे कोई भी वस्तु, किसी कविता में किसी वस्तु के बारे में वर्णन किया जा रहा है और उस वस्तु को, चाहे वो निर्जीव है चाहे कैसी भी है, उसको एक सजीव, एक ह्यूमन की तरह, एक मानव की तरह उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि वो एक मानव है और उसके मन में फीलिंग्स हैं और उसकी चिंताएं हैं। तो इस तरह से जब बताया जाता है तो उसको मानवीकरण अलंकार बनाया जाता है, जहाँ पर भी बेजुबान में जान होने का संकेत मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका, खंड खंड करताल बाजार ही विशुद्ध हवा, यानी कि हवा का करताल बजाना मानवीय व्यवहार को प्रकट करता है। मतलब कि ये कह रहा है कि धीरे धीरे करके जो हवा है वो करताल बजा रही है, मतलब कि इतनी जोर से आवाज कर रही है कि जैसे कोई मानव करताल बजा रहा हो। तो उसने उसको मानव का रूप दे दिया, क्योंकि करताल मनुष्य द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र है। तो यहाँ उसने कह दिया कि हवा ही ऐसा करताल है जो बार बार, हवा ही ऐसा मानव है जो करताल बजा रहा है। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में उसने कहा है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब बादल तो बंठन संवर के नहीं आ सकते, इंसान आता है बंठन संवर के। तो यहाँ क्या बादलों की तुलना, बादलों को क्या बना दिया, मानव बना दिया। तो बादलों को मानव की तरह बनाकर कहा कि वो आज बंठन के संवर के आए हैं, जो कि एक मानवीय क्रिया है। तो उसको मानवीय क्रिया से जोड़ दिया। बस इतने आपके अलंकार होते हैं। कोई अलंकारों में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है और सबकी परिभाषा समझना बहुत आसान होता है। तो आई होप आप सबको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम आपसे इसी तरह से अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप